जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, कल हमने थर्ड बुक, जो आपकी लास्ट बुक है, वो हमने स्टार्ट की थी। उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, राइट। मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में हम क्या पढ़ेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है, बेसिकली चार चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। उसका फॉर्मेट कहाँ पे है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक है। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फॉर्मेट कहाँ है, शेड्यूल 3 पार्ट 2, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा डिटेल्स देने के लिए, है ना, डिटेल्स देने के लिए जो आप नोट्स बनाते हो, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। और लास्ट हमारा था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमें क्या बताता है कि भाई हमारे पूरे साल में कैश इनफ्लो कितना आया, आउटफ्लो कितना आया, कहाँ से आया, कौन सी एक्टिविटी से आया, ये सारी डिटेल्स हमको क्या बताएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपके बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस दे रखे हैं, इनको आप प्लीज़ रीड कर लेना। मेन जो हमने कॉन्सेप्ट कल किया था वो था बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, राइट सर। तो देखो 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 बैलेंस शीट में मैंने आपको कहा था कि हमारी दो दो सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो कौन सी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एसेट्स। इसके अंदर कुछ मेन हेडिंग्स हैं। मेन हेडिंग्स अगर हम बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर तो चार थी। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में तीन सब हेडिंग है। मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग है आपकी शेयर होल्डर फंड्स, हाँ जी। इसके अंदर तीन सब हेडिंग है। पहला शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व्स आपने क्रिएट करे हैं। सरप्लस मतलब आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सर जो आपने प्रॉफिट या जो आपने लॉस अभी तक अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, आपके पास ही है, रिटेन्ड है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। मैंने आपको कल सब कुछ डिटेल में बताया था, फटाफट से बस आपको रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। रिजर्व्स में एक चीज मैंने आपको ध्यान करने के लिए कहा था, याद करने के लिए कहा था, वो था शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये एक ऐसा रिजर्व है जो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं जनरल रिजर्व, तो पता है कि रिजर्व है ना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, क्योंकि उसके सरनेम में फैमिली नेम है ना, रिजर्व, राइट। लेकिन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व लगता नहीं है, लेकिन रिजर्व है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अगेंस्ट में आपको फ्यूचर में शेयर्स मिलेंगे, अभी नहीं मिले लेकिन पैसे आप अभी देते हो, शेयर्स फ्यूचर में लोगे, ऑल राइट। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी। सेकंड जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है सर, हमारी है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है लेकिन अपने शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं, पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं सबसे पहले वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। कल मैंने आपको इसका पूरा मीनिंग समझाया था, कल मैंने आपको पूरा पूरा डिटेल में समझाया था। ये देखो बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवाता हूँ ना, आ जाओ, ये देखो ये देखो देखो, हाँ मैंने आपको बताया था नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। इसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट भी समझाया था, फटाफट से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। देखो मुझे पता है भूल गए होगे। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो आपको पे करना है 12 महीने के बाद, है ना। नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है जो आपको 12 महीने के बाद पे करना है, और करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, 12 महीने के अंदर अंदर, विद इन 12 मंथ्स आपको पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या आता है सर, कि भाई मेरे रॉ मटेरियल से खरीदने के, जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है तब से लेके उसको सेल करने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। मैंने आपको पूरा समझाया था। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, हाँ, उसको प्रोसेस किया, ठीक है, फिनिश गुड्स बनाया, हाँ, बेचा, ठीक है, पैसे मिल गए, हाँ, वो आपकी साइकिल खत्म हो गई। ये सुनो, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल का यहाँ पे क्या रेलेवेंस था बेटा, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, बिजनेसेस की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होती है, किसी की 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 10 महीने, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो 12 महीने से ज्यादा है तो मुझे करंट और नॉन करंट में डिफरेंशिएशन करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड कंसीडर करना होता है। बस यही रेलेवेंस था सर। मतलब लेट्स से ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है, इग्नोर मारो उसको इग्नोर मारो, हमको 12 महीने लेने हैं मिनिमम हमको 12 महीने तो लेने ही लेने हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ्स है, 15 मंथ्स है, तो मैं क्या सोचूंगा, मान लो ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है, कितनी सर, 15 मंथ्स, तो बेटा जो भी पेमेंट
आपको विद इन 15 मंथ्स करनी होगी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। विद इन 15 मंथ्स वो करंट मानी जाएगी और 15 मंथ्स के बाद वाली क्या मानी जाएगी, नॉन करंट। ये हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तो हमने रिवीजन करी है, ओके सर, ओके। हम सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं, आराम से देखते हैं। सबसे पहली जो उसकी सब हेडिंग है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बहुत ही आसान। बोरिंग्स का मतलब पैसे उधार पे लेना। बोरिंग्स का मतलब क्या होता है, किसी से पैसे उधार पे लिए हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में वो चीजें आएंगी जो आपने किसी से पैसे लिए और वापस कब करोगे, 12 महीने के बाद करोगे, है ना। अगर आपने कुछ भी उधार पे लिया है, कोई भी अमाउंट अगर आपने बोरो किया है, दैट इज पेबल आफ्टर द 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर, है ना। हम क्या बोलेंगे, 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर। हाँ सही बात है, राइट, सिंपल सी बात है। वो आपकी क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एग्जांपल डिबेंचर्स, ठीक है। अब डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट क्या माने जाते हैं, लॉन्ग टर्म। अगर आपने बैंक से लोन लिया है जो आपको 1 साल के बाद पे करना है, सही बात है। बॉन्ड्स, बिल्कुल सही, ये आपके क्या माने जाएंगे, ये आपके माने जाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। आओ फटाफट से आ जाओ ना, मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। ये देखो, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको बोलेंगे बताओ 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 डिबेंचर्स की सब हेडिंग क्या है। क्या पूछेंगे आपसे, जरा बताओ ना कि डिबेंचर्स की सब हेडिंग क्या है। तो डिबेंचर की सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। उसकी मेन हेडिंग क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और आपका बैंक से जो आपने लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी पैसे उधार पे लिए हैं जो आपको 12 महीने के बाद पे करने हैं, वो सब किस में आएगा सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, ठीक है। आपने पब्लिक से उधार लिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए माने जाते हैं, राइट। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। अब वो क्या डिफरेंस होता है उसमें हमें जाने की अभी जरूरत है नहीं, राइट। अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूं तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड्स जो हैं वो आपके ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। मतलब अगर आपने मान लो, अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं तो आपको बिल्कुल श्योरिटी रहती है कि भाई पैसे मिल ही जाएंगे, इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। डिबेंचर्स सिक्योर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उस गली में हमको नहीं जाना है, वो हमारा भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अगर आपने बैंक से लोन लिया है 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है, ठीक है, ये सब चीजें आपके कहाँ पे आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगी। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है सर, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद देखो क्या है, अब इसके बाद एक हेडिंग है बेटा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, जो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने क्या कर रखा है, कट कर रखा है, ठीक है। नाउ लास्ट की 2 हेडिंग क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ना, जरा ये तो बताओ कि प्रोविजन क्या होता है। हाँ मुझे पता है 11th में पढ़कर आए हो, बताओ ना जरा प्रोविजन क्या होता है बेटा। आप बचपन से सुन रहे हो प्रोविजन, मतलब 11th क्लास से, 11th क्लास से सुन रहे हो प्रोविजन। जरा एक बार बता तो दो क्या होता है, बताओ ना क्या होता है प्रोविजन। हाँ लिखो ना कमेंट सेक्शन में, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आप लिखो, आप लिख लो, पूरा सेंटेंस लिख लो, गूगल से कॉपी करके नहीं, अपने आप लिखना है, ठीक है। बताओ प्रोविजन क्या होता है, जरा देखें आपकी नॉलेज कितनी है। लिख लिया, अच्छा देखो सर, देखो प्रोविजन होता है, क्या होता है कि आपको पता है, क्या पता है कि भाई आपको पेमेंट करनी है, अच्छा ये नहीं पता कितनी करनी है सर। मतलब देखो प्रोविजन आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं लाइबिलिटी वाले, अच्छा, और एक होते हैं लॉसेस वाले। अच्छा, सुनो ना, समझा रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, सुनो। मान लो 31 मार्च आ गया, ओके 2022, हाँ 2022, यस। अब मान लेते हैं कि आपको टैक्स पे करना है, इस करंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का आपको टैक्स पे करना है। लेकिन बेटा 31 मार्च को पता ही नहीं होता कितना टैक्स पे करना है, क्यों, क्योंकि उसकी अलग से वर्किंग्स होती है और उसमें टाइम लगता है। आपको अगस्त सितंबर में जाके पता चलेगा कितना टैक्स पे करना है, अच्छा, लेकिन टैक्स पे करना है, हाँ इसी करंट ईयर का है, हाँ अमाउंट नहीं पता। मतलब सर लाइबिलिटी है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन। बात समझ में आई। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अरे मान लो कि आपने क्या किया, आपने कोई भी कुछ भी मान लो, ठीक है, किसी भी एक्सपेंस को मान लो, जैसे आपने कुछ रिपेयर कराया, अच्छा ठीक है, आपने क्या किया, अपनी कोई मशीन रिपेयर कराई, कुछ भी कराई, लेकिन अब क्या हुआ, जो वर्कर्स वगैरह थे, क्या थे, जो वर्कर्स वगैरह थे जिन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस किया था, वो 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी पे चले गए। अब आपको पता ही नहीं चल रहा कितना पेमेंट करना है, आपको नहीं पता चल रहा कितनी पेमेंट करनी है, हाँ नहीं पता चल रहा, पेमेंट करनी है क्या, हाँ करनी है, तो प्रोविजन बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है
मतलब आपको अमाउंट पे करना है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई कितना पे करना है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन। क्या बोलते हैं, प्रोविजन। सिमिलरली आपका प्रोविजन किसके लिए बनता है, लॉसेस के लिए। अभी ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डीडी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब आपको पता ही है, क्या आपको पता है कि शायद पैसे डूबने वाले हैं, शायद क्या पता ही है, राइट। आपको पता ही है कि भाई पैसे नहीं मिलेंगे यार, मुझे लग रहा है मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कितने नहीं मिलेंगे एग्जैक्ट नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात। आपको ये पता है कि पैसे डूबने वाले हैं, मेरे कुछ डेटर्स हैं जो मुझे पैसे नहीं देंगे, एग्जैक्ट कितने पैसे नहीं मिलने वाले वो नहीं पता, उसके लिए क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डीडी। बात समझ में आई, हाँ सर ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब बात आती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की। प्रोविजन आपके लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, दोनों ही मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। सुनो मेरी बात, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब क्या सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब ऐसे प्रोविजन जिसके अगेंस्ट में जो पेमेंट करनी है वो 1 साल के बाद करनी है। सर मतलब बेटा देखो, प्रोविजन का मतलब अगर मैं बात करता हूं प्रोविजन फॉर लायबिलिटी की, किसकी सर, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी की, हाँ। तो बेटा ऐसे प्रोविजन जिसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करनी है लेकिन 1 साल के बाद करनी है। जैसे सर देखो, आपको पता है जैसे 31 मार्च 2022 है, हाँ। आपको पता है कि आपके कुछ एम्प्लॉयज रिटायर होंगे, हाँ ऑफ कोर्स सर। क्या होंगे सर, आपके कुछ एम्प्लॉयज रिटायर होंगे, हाँ सर हाँ। और जब वो रिटायर होते हैं तो आपको उनको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने होते हैं सर, जैसे कि बेटा ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें, है ना। जब कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी से रिटायरमेंट लेता है तो कंपनी उसको ग्रेच्युटी देती है, पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें देती है। कंपनी को पता है कि देने पड़ेंगे, एग्जैक्ट कितने देने पड़ेंगे ये नहीं पता होता, क्योंकि भाई आपको क्या पता कितने एम्प्लॉय रिटायर होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, नहीं पता होता। कैलकुलेशन कैसे होगी वो उसी टाइम होती है। अरे लेकिन क्या आपको ये पता है कि देने होंगे, हाँ बस। तो क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। क्या बनाओगे, प्रोविजन। अब मेरी बात सुनो, अगर 31 मार्च 2022 है, आपके एम्प्लॉयज रिटायर कब होने हैं, 2024 में, 25 में, तो मतलब वो एम्प्लॉयज जो 1 साल के बाद रिटायर होंगे, 1 साल के बाद रिटायर होंगे, हाँ, तो उनको पेमेंट कब करनी होगी, ऑफ कोर्स 1 साल के बाद। उसके लिए क्या बनाऊंगा मैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आपके क्वेश्चन में जब भी आएगा, क्या आएगा, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो बेटा मान लेना कि वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। किसकी, लॉन्ग टर्म की, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म जैसे मैंने आपको बताया, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टैक्सेशन। आपको पता है कि आपको टैक्स पे करना है और अगले 6 महीने 8 महीने में पे करना है, कितना करना है ये नहीं पता होता, राइट। तो जो लाइबिलिटी आपको अगले 12 महीने में पे करनी है, उसके लिए जो आपने प्रोविजन बनाया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये देखो यार, लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखो आप, प्रोविजन अगेंस्ट विच लाइबिलिटी विल अराइज आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज मोर, ठीक है। प्रोविजन मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, समझ गए, जैसे ग्रेच्युटी हो गया, अर्न्ड लीव्स, ये सब रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते हैं। नाउ प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। अब इसका क्या मतलब है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पे वारंटी दी है 3 साल की, कितने की सर, 3 साल की, हाँ। अब कंपनीज को पता होता है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पता होता है कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट बेचे हैं तो 100 में से 2-3 तो ऐसे होंगे जो वारंटी क्लेम करने आएंगे, मतलब जिनको आपको पैसे वापस करने होंगे, राइट। तो कंपनी उसी तरीके से अपने प्रोविजंस बनाती है कि यार, कंपनी मान लेगी, एस्टिमेशन बेसिस पे मान लेगी कि यार मेरे को इतने पैसे देने पड़ सकते हैं। अब ये पैसे आपको कब देने हैं, अगर 3 साल की वारंटी है तो इसका मतलब 1 साल के बाद देने हैं। अरे अगर आज आपने प्रोडक्ट बेचे हैं तो भाई लाइबिलिटी आपकी अराइज कब हो सकती है, 1 साल के बाद हो सकती है, हाँ सर हो सकती है। उसके लिए क्या बनाएंगे हम, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। इसके मीनिंग्स वगैरह ना आपकी बुक में है नहीं, लेकिन जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिंपल सी बात है, वो प्रोविजन जिसके अगेंस्ट में पेमेंट 1 साल के बाद होनी है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट सब हेडिंग है वो क्या है सर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो सिंपल है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है ये मेरी लाइबिलिटी है। उसके बाद देखो करंट है या नॉन करंट है। अगर नॉन करंट है तो देखो क्या ये लॉन्ग टर्म बोरेंगे, नहीं। डेफर्ड टैक्स आपके सिलेबस में है नहीं, छोड़ दो, ठीक है। क्या ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, नहीं। अगर किसी भी सब हेडिंग में ये फॉल नहीं करता,
ठीक है, किसी भी सब हेडिंग में फॉल नहीं करता, तो किस में डाल देना, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, अदर बचे कुचे, राइट। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल्स टू बी पेड आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल। क्या मतलब है सर, देखो जनरली क्या होता है बेटा, जो ट्रेड पेबल्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स ये आपके करंट लायबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो प्यार से हम इनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब याद आ गया, हाँ सर हाँ, अब याद आ गया, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। हाँ, तो जनरली क्या मानते हैं हम, जनरली बेटा हम ये मानते हैं कि क्या है ये करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, लेकिन 1 साल के बाद करनी है, कब करनी है, 1 साल के बाद, फिर तो वो क्या है आपकी, अरे फिर तो क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यस और नो, नॉन करंट है, हाँ सर हाँ। क्या वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा, अगर आपने पैसे उधार पे लिए हैं जो आपको 1 साल बाद पे करने हैं, हाँ, क्या ये प्रोविजन है, नहीं। आपको पता है आपने कितनी पेमेंट करनी है, हाँ हमको पता है, राइट। तो आपका क्या आ जाएगा, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझू, ठीक है। इसके बाद देखो बाकी के 2, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन आपने सुने नहीं होंगे। जब मैंने आपको शेयर्स पढ़ाया था और आपको पढ़ाया था डिबेंचर्स, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। क्या मतलब है इसका, आपने डिबेंचर इशू किया, हाँ सर हाँ, डिबेंचर इशू किया आपने 5 साल के लिए, ओके राइट। मतलब मुझे पेमेंट कब करनी है, 5 साल के बाद, ठीक है। आपने इशू कितने मर्जी प्राइस पे किया हो, अगर आप रिडीम कर रहे हो किस पे, प्रीमियम पे, जैसे कि फेस वैल्यू कितनी है 100, रिडीम कर रहे हो 110 पे, तो क्या यहाँ पे 10 रुपीज का प्रीमियम है, हाँ। और इस प्रीमियम को क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पेमेंट के टाइम जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रीमियम आपकी लायबिलिटी होती है, हाँ। जब मैंने आपको डिबेंचर्स पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था लायबिलिटी होती है, हाँ। सर देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स पढ़ा ना, हाँ बेटा। डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, कुछ भी हो, इनमें सिर्फ फेस वैल्यू ही आती है। यस और नो, जब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ा था, इक्विटी शेयर कैपिटल, वहां पे क्या आती है, फेस वैल्यू आती है, हाँ। तो बेटा डिबेंचर्स हो, कोई भी हो, जो भी आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें फेस वैल्यू आती है। अब यहाँ पे जो 100 रुपए आपको पे करने हैं, वो तो गए आपके किस में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। लेकिन बेटा जो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, जो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 1 साल के बाद पे करने हैं, हाँ, दैट इज कॉल्ड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बात समझ में आई एवरीबॉडी, यस, क्लियर हो गया, हाँ। अब वो डिबेंचर्स का हो या प्रेफरेंस शेयर्स का हो, दोनों इसी में आएगा। तो इसी के साथ बेटा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है समाप्त, है ना। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी हमारा खत्म हो गया। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक का लोन, ये सब चीजें आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वारंटी क्लेम्स, ये आपका आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। और लास्ट हमने पढ़ा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या क्या मेन चीज है इसमें, प्रीमियम जो आपको रिडम्पशन पे करना होता है, या फिर ट्रेड पेबल्स जो आपको 12 महीने के बाद पे करने हैं। क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द करंट लायबिलिटीज गाइस। क्या पढ़ेंगे अब हम, करंट लायबिलिटीज पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा क्या, हाँ ओके। सो देखो भाई, देखो करंट लायबिलिटीज का मीनिंग तो सबको पता ही है ना, समझा चुका हूं। अब इसमें बेसिकली 4 सब हेडिंग्स है, चारों ही पढ़नी है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है तो शॉर्ट टर्म तो आ ही जाएगा ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब क्या था, पैसे बोरो करे हैं, पेमेंट 1 साल बाद करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब क्या होगा, पैसे बोरो करे हैं लेकिन पेमेंट विद इन 12 मंथ्स कर देंगे, या ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कॉस्ट। देखो जब भी मैं 12 मंथ्स बोलूंगा तो मान जाना कि ऑपरेटिंग साइकिल कंसीडर करने के बाद बोल रहा हूँ, राइट। अब बार बार मैं बोलूँ विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, तो समझ जाना बेटा, जहां पे मैं आपको बोलूंगा कि पेमेंट आपको अगले 12 महीने में करनी है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल को भी कंसीडर करना है, राइट। ठीक है, तो देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब पैसे बोरो करें, हाँ सर बोरो करें, और पेमेंट कब करनी है, विद इन 12 मंथ्स। कब करनी है, विद इन 12 मंथ्स। आओ इसके एग्जाम्पल क्या क्या है लिखे हुए मैंने, आ जाओ। देखो बेटा, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। अब इसका क्या मतलब है सर, अरे मतलब बताओ ना बेटा। आपने किसी से पैसे लिए, मान लो मैंने आपसे पैसे लिए, अच्छा ठीक है, मैंने कहा यार पिंकू, अरे पिंकू पैसों की जरूरत है, आपने मुझे दिए, हाँ सर दिए। मैंने आपसे पूछा वापस कब करूं, मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए, आपसे क्या पूछा कि वापस कब करने हैं पिंकू, आपने क्या बोला, यार देखो जब मुझे जरूरत होगी तब मांग लूंगा।
क्या बोला आपने कि जब मुझे जरूरत होगी तब मांग लूंगा, मतलब कोई डेट फिक्स नहीं करी, नहीं कोई डेट फिक्स नहीं करी है आपने, कहा जब मुझे चाहिए होंगे मांग लूंगा मैं, मतलब ऑन डिमांड आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर पिंकू ने 1 महीने बाद मांग लिए तो 1 महीने बाद देने पड़ेंगे। बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, कि भाई सामने वाले बंदे ने जब डिमांड कर लिए तब आपको रीपे करने पड़ेंगे। तो जनरली बाय नेचर इसको हम शॉर्ट टर्म मानते हैं। क्या मानते हैं सर? शॉर्ट टर्म, कि जो ऑन डिमांड लोन होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। अब बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर अगले 12 महीने में नहीं मांगे तो? अगले 12 महीने में बेटा देखो मैंने क्या बोला, कई ऐसे आइटम्स हैं जहां पे हम क्या मान के चलेंगे? एजम्पशन मान के चलेंगे। जैसे सर बेटा देखो 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 ना, अरे सुनो ना देखो, अगर आपके क्वेश्चन में आए क्या आए? टर्म लोन फ्रॉम बैंक, क्या आएगा? टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो हम क्या मान के चलेंगे? ये लॉन्ग टर्म है। क्या है? लॉन्ग टर्म है। लेकिन जरूरी है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 साल के लिए लिया हो तो कुछ भी सकता है, राइट। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन में, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाय नेचर हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? इसको शॉर्ट टर्म मानना है, कि भाई ऑन डिमांड पेबल है तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। बात समझ आई? ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब सब बच्चों को पता है? हाँ सर हाँ, पता तो है, मतलब सुना तो हुआ है सर, सुना तो है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है। जैसे सर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, मेरे बैंक में बैलेंस 0 है, लेकिन मुझे अभी पेमेंट करनी है, तो मैं बैंक से क्या बोलूंगा? बैंक प्लीज मेरे को 2 महीने के लिए पैसे दे दो ना, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो बैंक आपको 2 महीने के लिए लोन देती है, जो आपके अकाउंट में जो पैसे डाल देगी उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कि आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, आपने क्योंकि क्या किया है? बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, अगले 2-3 महीने में पेमेंट करनी होती है आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एनी लोन्स और एडवांसेस टू बी पेबल। देखो सिंपल सी बात है, आपको इसमें सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, अच्छा शॉर्ट टर्म, और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म। बाकी तो क्या है कि जो भी पेमेंट आपको अगले 12 महीने में करनी है वो क्या है? आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग। आपने किसी से बोरो किया है और 12 महीने में करनी है, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग, सिंपल। इसके बाद हमारा क्या आता है सर? ट्रेड पेबल्स। क्या आता है? ट्रेड पेबल्स। ये तो सिंपल है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, यही 2 चीजें आएंगी, इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये पहली 2 हेडिंग तो हमारी हो गई ना? हाँ सर हो गई। कौन कौन सी हो गई? शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई, ट्रेड पेबल्स हो गई। अदर वाली लास्ट में करेंगे, पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आते हैं। अब क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हाँ पढ़ा चुका हूं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब सर जो पेमेंट मैंने अगले 12 महीने में करनी है उसके लिए मैंने प्रोविजन बनाया है। और प्रोविजन क्यों बनाया होगा? क्योंकि मुझे उस टाइम पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। जैसे मैंने आपको इसके एग्जांपल दिए, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, अरे देखो ना ये रहा। हाँ क्या है सर? प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था वो रिपेयर वाला, कि भाई आपने कोई रिपेयर का खर्चा वर्चा कर दिया है, पेमेंट करनी है, कितनी करनी है ये नहीं पता, राइट। आपने किसी को सैलरी वैलरी देनी है, कितनी देनी है ये नहीं पता। तो कोई भी एक्सपेंस हो चुका है, आपने पेमेंट करनी है लेकिन कितनी करनी है नहीं पता, तो उसका प्रोविजन फॉर एक्सपेंस शॉर्ट टर्म माना जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको टैक्स पेमेंट करनी है अगले 12 महीने में, कितनी करनी है ये नहीं पता। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद देखो थर्ड वाला देखो बेटा, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, सुन लो। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स टू बी पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। क्या मतलब है सर इसका? सर एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में था, एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो लॉन्ग टर्म में था, शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है? अरे बेटा सुनो ना, देखो ये आपका बिजनेस है, हाँ सर हाँ। ईयर कौन सा है? 2021-22, ओके। कौन सी डेट आ गई बेटा? 31 मार्च 2022, ओके। अब बेटा अगले 12 महीने में जिन एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट है, अरे ऐसा थोड़ी है कि एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट हर बार 1 साल बाद ही होगी, नहीं ना। अगले 12 महीने में जिन एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट है उनको तो आपको ग्रेचुइटी देनी है, पेंशन देना है, सब कुछ देना है, हाँ। तो ये आपको पेमेंट कब करनी है? क्या आपको अगले 12 महीने में करनी है? हाँ। अगले 12 मंथ्स में करनी है, ऑपरेटिंग साइकिल में करनी है, हाँ। बात समझ में? तो वही बोल रहा है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, जो रिटायरमेंट वाले बेनिफिट्स हैं, क्या है? रिटायरमेंट वाले बेनिफिट्स जो आपको अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है वो यहां पे आएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसको मैं लॉन्ग टर्म मान के चलूंगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। जब तक ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर देते कि आपको अगले 12 महीने में पे करनी है, तो मैं उसको क्या मान के चलूंगा? लॉन्ग टर्म। स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर है बात? यस सर यस।
मुबारक हो, एक साइड तो हो गई हमारी बैलेंस शीट की। सर एक साइड हो गई, हाँ हाँ हाँ, देखो ना ये हमारी बैलेंस शीट की एक साइड हो गई। अरे नहीं, ओ भूल गए। अरे सर ये रहती है अभी, क्या रहती है, अदर करंट लाइबिलिटीज, याद है आपको, क्या रहती है, अदर करंट लाइबिलिटीज। और इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, आ जाओ, अरे आ जाओ। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें 10-11 एग्जाम्पल्स हैं, आ जाओ फटाफट से समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, समझाने तो पड़ेंगे ही, याद करने के लिए समझाने तो पड़ेंगे ना आपको। आ जाओ देखो ध्यान से समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार इसी से पूछा गया है। आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसी में है, सबसे पहले वाले में ही टाइम लगेगा। आ जाओ, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, क्या है सर, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा ऐसा क्या, सुनो ना, अरे सुनो मेरी बात सुनो, देखो क्या मतलब है इसका मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। आ जाओ, हाँ जी देखो मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। लेट्स से कि आपने डिबेंचर्स इशू करे, है ना, डिबेंचर इशू करे या लोन लिया, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। डिबेंचर आपने कब इशू करे हैं सर, हमने इशू करे हैं 1 अप्रैल 2018 में। हाँ, आपको रिडीम करने हैं, कब करने हैं, 31 मार्च 2022 को। अच्छा चलो 23 मान लेते हैं, आपको कब करने हैं, 2023 में, मतलब आपको इस ईयर में रिडीम करने हैं। कौन से ईयर में, 2022-23 में। ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो ना, आप मेरी बात सुनो। डिबेंचर कितने के हैं, जितने मर्जी के ले लो, 1 लाख के ले लो, ठीक है, 1 लाख रुपीज़, एग्जाम्पल ही तो है, डिबेंचर 1 लाख रुपीज़ के हैं। ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब देखो मेरी बात सुनो, जब मैं इस ईयर की बैलेंस शीट बनाऊंगा, कब की सर, 31 मार्च 2019, तो भाई ये डिबेंचर जो मैंने इशू करे हैं ये मेरे लिए क्या है, नॉन करंट है, यस और नो, लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा, किसमें, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। हाँ क्यों, क्योंकि जो मैंने पैसे उधार पे लिए हैं ये मैंने कब देने हैं, 1 साल के बाद। अरे ये तो 1 साल के बाद देने हैं ना, हाँ सर। अब मेरी बात सुनो, 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा, हाँ सर, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि पेमेंट कब करनी है, 2023 में करनी है, छोड़ो उसको, ठीक है। देन बेटा 31 मार्च 2021 अगेन, अभी तो 1 साल के बाद ही करनी है, हाँ, लेकिन 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट जो बनेगी, अब मुझे बताओ क्या डिबेंचर अब आपके अगले ही साल पेमेंट होने हैं, अरे क्या डिबेंचर की पेमेंट आपको अगले ही साल करनी है, हाँ जी करनी है, नहीं करनी, हाँ बेटा आपको 2022-23 में पेमेंट करनी है या नहीं करनी, मुझे बताओ ना, हाँ सर करनी तो है, राइट। तो बेटा अब ये कैसे नॉन करंट हो सकते हैं, अब ये क्या बन जाएंगे, अब ये बन जाएगी करंट लायबिलिटी। ओ यस, अब नाउ बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि बुक में आई थिंक डीके गोयल में या कहीं पे इसको क्लासिफाई किया गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। अच्छा मतलब जिस साल के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगले ही साल रिडीम होने हैं, अगले ही साल रिडीम होने हैं, तो वो उनको क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, गलत है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि सर ये गलत है, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, बोरिंग शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, डिपेंड करता है कि जो आपने बोरिंग करी है वो आपने 1 साल से ज्यादा के बाद पेमेंट के लिए करी है या कम के लिए। तो बोरिंग करते टाइम आप डिसाइड करते हो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, राइट। ये आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है। मेरी बात सुनो, करंट लायबिलिटी है, हाँ सर है, लेकिन कहां पे आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जो लॉन्ग टर्म डेट था अब उसकी मैच्योरिटी आ गई है अगले 12 महीने में, समझू क्या, राइट। देखो आ जाओ देखो, देखो क्या लिखा है सर, क्या लिखा है, देखो ना आप अपनी आंखों से देखो ना, अमाउंट टू बी पेड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में से जो आपको अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है वो आपका कहां पे आएगा, वो आपका आएगा अदर करंट लायबिलिटी में। बेटा एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस इसके होते हैं, तो समझ जाओ, समझ गए, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड क्या है सर, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। कहने का मतलब क्या है, आ जाओ दोनों ही मैं आपको समझा देता हूँ, आ जाओ समझाओ सर समझाओ, हाँ बेटा मैं समझा रहा हूँ, टेंशन काय को ले रहे हो। आपने डिबेंचर इशू करे 10% डिबेंचर से, मतलब इसका मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब मान लो इंटरेस्ट आपको 31 मार्च को पे करना है, कब करना है, 31 मार्च को, लेकिन आपने किया नहीं, आपको 31 मार्च को पे करना है लेकिन नहीं किया, लायबिलिटी है या नहीं है, भाई पेमेंट करनी है पेमेंट करो, करी नहीं है तो क्या लायबिलिटी है, हाँ कौन सी, करंट, हाँ करंट में कौन सी, अदर करंट,
क्योंकि देखो ना तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है, नो बिल्कुल नहीं। क्या ये ट्रेड पेबल है? अरे नहीं। क्या ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? नहीं नहीं, मुझे पता है मुझे कितनी पेमेंट करनी है। डिबेंचर अगर मैंने इशू करे हैं कितने के, 1 लाख रुपीज़ के, तो मुझे पता है कि मैंने 10,000 रुपये की पेमेंट करनी है, बिल्कुल करनी है, राइट। 1 साल का 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, करनी है ना, हाँ। करंट है, हाँ। कहाँ पे आएगा? अदर करंट में। इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट एक्रूड, कि आपका एक्रू हो चुका है। एक्रू का मतलब समझते हो ना, कि एक्सपेंस हो चुका है भाई, पैसे आपने यूज कर लिए ना, तो इंटरेस्ट की पेमेंट करो। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। और ड्यू का मतलब क्या है बेटा? कि पेमेंट की डेट भी आ गई है, किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छा ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखो ना, देखो ना। अब मान लो आप जो इंटरेस्ट पे करते हो ना, वो आप इंटरेस्ट कब पे करते हो सर? आप साल में 2 बार पे करते हो। एक आप करते हो 30 जून को, ऐसा क्या? हाँ। और एक आप करते हो 31 दिसंबर और 31, अरे नहीं नहीं नहीं, 30 जून को, हाँ, और 31 दिसंबर को। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। अब देखो बेटा, देखो कौन सा ईयर चल रहा है? 2021-22। ओके 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 ओके, 2021-22, तो 30 जून 2021 को आपने पेमेंट करनी है। 31 दिसंबर 2021 अगली पेमेंट कब है? 30 जून 2022। ओके, ऑल राइट। तो ये दोनों पेमेंट आपने कर दी, बहुत अच्छी बात है। अरे ये दोनों पेमेंट आपने कर दी है, वेरी वेरी गुड, गुड बॉय। अरे आओ सुनो मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ? अब आपको बैलेंस शीट बनानी है यहाँ पे 31 मार्च को, हाँ। अब मेरी बात सुनोगे क्या आप? मेरी बात सुनो, देखो 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक 3 महीने हो चुके हैं, हाँ। क्या ये 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया? सर एक्रू का मतलब क्या होता है बेटा? एक्रू का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज का बेनिफिट लिया है तो उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे सर अगर मैंने किसी एम्प्लॉय से सर्विसेज ली है 1 महीने की, तो बेटा उसकी सैलरी एक्रू हो चुकी है। अब मैंने पे करी या नहीं करी उससे नहीं फर्क पड़ता, एक्रू हो चुकी है। बात समझ में आई? तो बेटा ये 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, हाँ सर। लेकिन मुझे पेमेंट कब करनी है? 30 जून को। हाँ मुझे पता है कि भाई पेमेंट आपको बाद में करनी है, उससे नहीं फर्क पड़ता। क्या आपने इन 3 महीने डिबेंचर का पैसा यूज किया है? हाँ। अरे आपके पास डिबेंचर था ना, हाँ, यूज किया है, हाँ। आपको इसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा ऐसा क्या? हाँ राइट। सुनो मेरी बात, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, क्या आपको पे करना है आगे? हाँ सर पे तो करना है भाई। आपके 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, क्या आपको अगले 12 महीने में पे करना है? हाँ सर करना तो है, करना तो है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। मतलब नॉट ड्यू का मतलब कि पेमेंट की डेट अभी नहीं आई है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, समझ गए? पिछले वाले में क्या था? 31 मार्च की ही पेमेंट की डेट थी, मतलब ड्यू हो चुका था, आपको पेमेंट देनी थी, आपने दी नहीं। अब यहां पे एक्रू तो हो गया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन लाइबिलिटी तो है ना भाई, कि ये 3 महीने की पेमेंट आप करोगे ना आगे? हाँ सर करेंगे। तो सही समझ गए? हाँ सर समझ गए, समझ गए सर, समझ गए बस। वैसे तो अगर आपके एग्जाम में इंटरेस्ट एक्रूड आ जाए, अब वो ड्यू हो या ना हो, आपके कौन सी सब हेडिंग में आएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, आपको पता होना चाहिए बेटा, 12th में हो आप, ठीक है। अब इसके बाद आसान आसान है, देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई भी इनकम, कोई भी पैसा आपको एडवांस में मिल गया, वो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। कोई भी पैसा हो, इनकम हो, जैसे आगे आप देखोगे कोई भी पैसा जो आपको एडवांस में मिल जाता है, कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे होगा, देखो ये रहा, क्या है? कॉल्स इन एडवांस। पता है ना सबको क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस अगर आपको मिल चुका है, या कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, क्या है? आपकी करंट लायबिलिटी। क्यों? पैसे मिल गए, सर्विसेज कहाँ दी है? पैसे मिल गए लेकिन सर्विसेज कहाँ दी है? अभी सर्विसेज देना बाकी है, हो सकता है पैसे वापस करने पड़े, कुछ भी हो सकता है। ये सुनो, बिल्कुल सही बात है। क्या ये आपकी इनकम है? नहीं ना। अगर आपको एडवांस में पैसे मिल चुके हैं, आपने सर्विसेज नहीं दी, तो आपकी इनकम नहीं है, आपकी लाइबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है सर। इसके बाद क्या है? अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। अब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्या करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब बेटा मैंने आपको इसका पूरा का पूरा साइकिल समझाया था, लेकिन हमको तो याद ही नहीं है। अरे हम याद थोड़ी रखते हैं सर, है ना, हमको तो याद ही नहीं है। तो सुन लो बेटा ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है। कंपनी डिविडेंड कैसे पे करती है भाई? कंपनी की सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, हाँ। उस मीटिंग में प्रोपोज्ड डिविडेंड निकलता है। डिविडेंड को ये प्रोपोज वो नहीं बेटा, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रपोजल, ठीक है। क्या है? प्रोपोज्ड डिविडेंड।
क्या है बेटा? प्रपोज्ड, मतलब ये प्रपोजल है, कंपनी ऐसा सोच रही है, डायरेक्टर्स ऐसा सोच रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं, एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड देते हैं, ये प्रपोजल है। अच्छा ठीक है, ये प्रपोजल कहां जाता है सर? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ये किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। अरे किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। अच्छा हाँ, और शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसमें ये प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, और ये प्रपोजल जब प्रेजेंट किया जाता है तो अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, जनरली अप्रूव हो जाता है, राइट, जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया तब जाके कंपनी क्या करती है? इसको डिक्लेयर कर देती है कि भाई हम एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड देने वाले हैं। ये डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गया। बेटा जैसे ही डिक्लेरेशन होता है, क्या होता है? जैसे ही डिक्लेरेशन होता है वैसे ही हमें कंपनी की क्या हो चुकी है? लायबिलिटी, कि भाई कंपनी को अब ये डिविडेंड पे करना है, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर कंपनी ने अभी तक ये डिविडेंड पे नहीं किया, उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? उसको बोलता हूं अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड, राइट, ठीक है, अनपेड डिविडेंड, दिस इज अ लायबिलिटी। कौन सी? अदर करंट लायबिलिटी। बात समझ गए? ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 6 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। कब पढ़ाया? मैं बताता हूं आपको, देखो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विच इज ड्यू फॉर रिफंड, मतलब आपके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए थे, शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ भी, कोई भी सिक्योरिटी क्या हो गई थी? ओवर सब्सक्राइब्ड, और जो आपका ओवर सब्सक्राइब्ड वाला अमाउंट था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो आपको रिफंड करना है। आपने अभी तक किया नहीं है, आपने किया नहीं है अभी तक, दैट इज योर करंट लायबिलिटी, राइट। उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, अगर इंटरेस्ट भी पे करना है तो वो भी आएगा। सर 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 ऐसा पॉइंट हमारा ऊपर भी था। हाँ बेटा ये लो, ये रहा पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है? जो एप्लीकेशन मनी आपको मिल गया है और जिनकी आप अलॉटमेंट करने वाले हो, राइट। और नीचे क्या है? जिनको आप वापिस करने वाले हो। बात समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझ गए? हाँ सर हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है वो सेम है, अनपेड मैच्योरिटी डिपॉजिट्स या अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स। मैच्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है? कि उनकी मैच्योरिटी आ चुकी है। अच्छा, वो मैच्योर हो चुके हैं, अरे मतलब कि उनकी रिडम्पशन की डेट आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना था? 2021-22 में ही डिबेंचर्स को पैसे देने थे, उनके 5 साल पूरे हो गए, मान लो आपको डिबेंचर्स को पेमेंट करनी थी 5 साल में, हाँ हो गए पूरे, आपको इस ईयर में पैसे देने, हाँ नहीं दिए, आपने अगर नहीं दिए तो भाई लायबिलिटी है या नहीं है? ऑफ कोर्स, और करंट है बेटा, करंट, राइट। क्या है? करंट लायबिलिटी है भाई, मैच्योर्ड हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, इसी साल पे करने थे लेकिन नहीं किए, तो भाई क्या है? वो लायबिलिटी है। अनपेड मैच्योर, क्या है? मैच्योर्ड डिबेंचर्स, मैच्योरिटी डिपॉजिट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद कॉल्स इन एडवांस, सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सिंपल, कोई भी एक्सपेंस है जो आपका ड्यू हो चुका था, आपने पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मार्च की सैलरी आपने अभी तक पे नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। अदर पेबल्स, कोई भी और पेबल्स हैं जो आपको अगले 12 महीने में पे करने हैं और किसी और हेडिंग में वो फॉल नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे डाल देना। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया, समझ में आ गया? अरे बोलो ना बेटा, क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ क्या? अरे क्या बोलना है सर? अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, हमारा एक जो हमारा पार्ट था बैलेंस शीट का वो खत्म हो गया, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ। खत्म हो गया? हाँ सर खत्म हो गया। यस तो नो एवरीबडी? तो बेटा फटाफट से एक बार देखो, 4 हमारी क्या थी? मेन हेडिंग्स, ठीक है, उनके अंदर सब हेडिंग्स है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, यस सर यस, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स में 3, कौन कौन सी? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी उस, और सेकंड हमारी जो मेन हेडिंग है इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। बाकी आते हैं नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज पे। नॉन करंट में पहले क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो आपकी कटी हुई है, आपके सिलेबस में नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म एंड देन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म में क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज। बात समझ में आ गई? अब आते हैं एसेट्स पे बेटा, एसेट्स पे, ठीक है। किस पे आएंगे? एसेट्स पे। अब देखो एसेट्स हमारा आज पूरा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसको करने में 1 घंटा लगेगा, जिस तरीके से हम कर रहे हैं ये सुनो, जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसको तो लगेगा 1 घंटा, तो इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम पूरी की पूरी क्लास में ये एसेट्स ही कंप्लीट कर लें, है ना। जैसे हमने आज क्या किया, लायबिलिटीज कंप्लीट कर ली, अगली क्लास में ये एसेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक क्लास और लगेगी, किसको करने में सर? अरे इसको करने में। ये देखो सुंदर सा डायग्राम, अरे कहाँ गया? ये रहा।
स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हमारा एक क्लास में हो जाएगा, एक क्लास में हो जाएगा। तो इस चैप्टर की अभी 2 क्लास और आनी है, राइट। जिस तरीके से हम समझ रहे हैं डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। कहाँ पे? अकाउंटिंग रेशियोज में। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको अकाउंटिंग रेशियोज में याद कराऊंगा कि देखो देखो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि बेटा अकाउंटिंग रेशियोज में क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, उसके बाद तो आपको बस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अकाउंटिंग रेशियोज एक बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी हेडिंग कहाँ एग्जाम्पल क्या है, ये सुनो सब हेडिंग में कौन सी है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस चैप्टर पे इतना टाइम लगा रहा हूं, समझ रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट तो कभी भी नहीं होता है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो ज्ञान मिल रहा है ना, राइट। टाइम तो यूटिलाइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है। आई होप आपको अब बैलेंस शीट का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, पता है ना आपको क्या करना है, बोलने की जरूरत तो नहीं है, वीडियो को लाइक करना है अगर समझ में आया तो, राइट। और अगर आपको मजा आया है, समझ में आया तो लाइक कर देना, और मजा भी आ गया तो कमेंट कर देना, और अगर आप चाहते हो अपनी दोस्तों की हेल्प करना तो शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।